नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं एक मासूम लड़की की दर्द भरी कहानी का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए अब दूसरा भाग शुरू करते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई हो, क्या बुरा क्या भला तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। पराग ने खुद को संभाल लिया। मैं तो वही साधु हूँ, पर तुम प्यार का ऊंचे टीले पर चढ़ करके जान निछावर कर देने का दंभ भरने वाले पराग नहीं हो। मैं भोली थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कहाँ बदली, पर कौन पति अपने पत्नी को वीराने में प्यार करता है। दुनिया से छुप करके अपनी पत्नी को रुसवा करने की साजिश करता है। मैंने भी अपने तर्क से पराग को निरुत्तर करते हुए कहा, साधु तुम मेरा इंतजार करना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पराग ने विनती करते हुए कहा, अभी मैं अपने घर की जिम्मेदारी के बोझ तले दबा होने के कारण तेरे लिए नहीं लड़ सकता। पराग ने अपनी बेबसी का रोना रो करके साधु को समझाने की पूरी कोशिश की। ठीक है पराग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, कह करके वहां से चली आई। पराग वापस अपने कॉलेज चला गया। महीने बीत गए, पराग का कोई खत नहीं आया और ना मैंने ही उसे कोई खत लिखा। दिन बीतने लगे, मैं सिलाई और कढ़ाई से अपने खर्च उठाने लगी। कभी सासू माँ मिल जाती तो मुझे भला बुरा कहने लगती, मुझे मनहूस, अपशकुनी और ना जाने कितनी संज्ञा से मुझे संबोधित करती। मैं भी क्या करती, उनसे बहुत सहानुभूति थी मुझे। कभी कभी भौजी और उनमें झगड़ा हो ही जाता था, सब भौजी को ही चुप करवा देते। मैं बावली मांग में सिंदूर और गले में मंगत सूत्र डाल करके बिन साजन पूरे गांव में सुहागन बनी फिरती थी। इधर मैंने 12वीं पास कर लिया। साल भर होने को आया, ना पराग आया और ना उसका खत आया। अब तो गांव में भी सब लड़के मुझे छेड़ते रहते। कल तक जिसे मैं भाई भतीजा कहती फिरती थी वही मुझ पर छीटा कसी करते नहीं थकते थे। कोई कहता, साधो एक दिन के लिए मेरे घर चल, एक दिन के खातिर हमारी दुल्हन बन जा, रानी बना करके रखूंगा। सब ठहाका लगा करके मुझ पर हंसना शुरू कर देते। मैं कुछ दिन छिपती फिरती, फिर एक दिन सोच लिया खुद को मिटा दूं। सबकी वासना से भरी नजरों का सामना करते करते मैं थक गई थी। विष्णु भैया ने कहा, साधो तेरे हाथ में जादू है, सिलाई मशीन से अपनी तकदीर खुद लिख। उस दिन से आज के दिन तक मैंने सिलाई मशीन का साथ नहीं छोड़ा। मैं गांव के सारे लोगों के कपड़े सिलने लगी। ऐसा नहीं था कि और लोग नहीं सिलते थे, पर मैं बड़ी ही बारीकी से सिलाई के साथ कई तरह के डिजाइन के ब्लाउज और सूट सिलती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, पराग ना आया और ना उसका खत। उड़ते उड़ते एक खबर मेरे कानों में पड़ी, पराग अपने शहर वाले घर में छुट्टियों में आता है और उसका पूरा परिवार भी वहीं है, जा करके उसके साथ रहता है। मैं भी खुद को मजबूत पाषाण बना चुकी थी। अब पराग का होना ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। भौजी और काकी मेरी दूसरी शादी पर जोर देने लगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम में लगी रहती। मुझे जीवन में क्या चाहिए था मुझे पता नहीं था। दिल मेरा पराग को अब भी चाहता था, उसके लौट करके मेरे पास आने की उम्मीद अब भी थी। दिल ने मेरे विश्वास की एक लौ जला रखी थी। मैं जानती थी मेरी इस तपस्या का कोई भी फल पराग मुझे नहीं देने वाला। रोज अपनी मांग पराग के नाम के सिंदूर लगा करके भरती। लोग मुझे पागल और पराग के प्यार में डूबी जोगन कहने लगे थे। जीने का अधिकार छिन गया, मेरे लबों से हंसी छिन गई। जन्म में ही 100 बार मार गया,
भर कर मेरी सोनी मांग मेरे जीवन का बोझ बन गया। मैं सवाल किससे पूछती, किससे कहती अपने दिल का हाल। इस हाल के लिए मैं ही जिम्मेदार भी थी। एक दिन मैं बथान से आ रही थी, तभी मेरी सासू माँ मेरा रास्ता रोक करके खड़ी हो गई। मैं बच करके निकलने की कोशिश करने लगी। उन्होंने झट से मेरा हाथ पकड़ करके मेरे मांग का सिंदूर पोंछ लिया और मुझे थप्पड़ मार करके कहने लगी, क्यों मेरे बेटे को बदनाम कर रही है। पराग तेरे संग कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, उसकी शादी तय कर दी है। एक खानदानी घराने की सुशील और संस्कारी लड़की है, नाम है शिखा। ये कहो ना माँ जी, बड़ी मोटी रकम मिली है पराग के बदले, जो कि मैं नहीं दे सकती थी। इतना बोल करके अपने हाथों को उनकी पकड़ से छुड़ा करके चली आई। घर पहुँचते ही मैं काकी को पकड़ करके रोने लगी। तभी बड़के भैया आ गए। क्या हुआ साधो? उनकी कड़कती आवाज़ सुन करके मैं डर गई। आंसुओं को पोंछ करके, कुछ नहीं भैया, मैं बात को संभालने की कोशिश करने लगी। साधो चल, कल हम कोर्ट में पराग के खिलाफ मुकदमा करेंगे। तुम्हारे रहते पराग दूसरी शादी कैसे कर सकता है? पराग और उसके घर वाले को हम मनमानी करने नहीं दे सकते। भैया ने जोर दे करके मुझे समझाने की कोशिश करने लगे। भैया, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मुकदमा और कचहरी जाने की बात दिल से निकाल दीजिए। पराग से मुझे बहुत प्यार है। जिस प्यार और भरोसे के बदौलत मैं आप सब के खिलाफ जा करके उसका हाथ थामा था, वो प्यार तो मर गया, साथ ही साथ मर गया मेरा और पराग का रिश्ता। किस दंभ के सहारे मैं प्यार की ऊंचाई को छूना चाहती थी। अगर हम मुकदमा जीत गए तो जिंदगी भर मैं उस इंसान के साथ नहीं रह पाऊंगी और ना ही उसकी कभी इज्जत कर पाऊंगी। मेरी बदकिस्मती मान करके भैया पराग का किस्सा भूल जाइए। मैं भी भैया के कदमों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगी। भैया ने मुझे अपने सीने से लगा करके बोले, तुझे भी शादी करनी होगी, आज मुझसे वादा कर। मैंने भी हाँ में सिर हिला करके अपनी सहमति जता दी। अकेले में अपने कमरे में जा करके अपने दिल का गुबार पराग पर निकालने को ठान ली। 2-3 महीने बाद पराग गांव आया। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। मैंने भी टिंकू के हाथों संदेश भिजवा दिया और भौजी को बता दी, भौजी मैं पराग से मिलने जा रही हूँ। मैं बथान पर पहुंची। 1 घंटे के इंतजार के बाद पराग आया। मुझे यहाँ क्यों बुलाया साधो? माँ ने तुझे बता दिया मैं शादी करने जा रहा हूँ। पराग ने बड़ी बेफिक्री से अपनी बात कह दी। अच्छा, तो तुम शादी करने जा रहे हो? ये तो तुम्हारी दूसरी शादी है, उसे कब छोड़ोगे? मैंने भी तंज कसते हुए पराग से कहा, देखो साधो, सच कहूँ तो मुझे तेरी खूबसूरती से बेहद प्यार है। तुझसे खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुझे पाने की लालसा ने मुझे तुझसे शादी करने को मजबूर कर दिया। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रह भी जाता, पर मेरे घर में हादसे ने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए विवश कर दिया। पराग बड़ी ही बेशर्मी से सारी बातें कह गया। छी छी पराग, ये तुम्हारा असली चेहरा है। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अपना घिनौना चेहरा आज दिखा दिया। एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ करके जाने लगी। पराग ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने हाथ पकड़ करके कहा, ये भूल मत करना पराग, वरना शादी के मंडप के जगह जेल की हवा खाते नजर आओगे। इतना कह करके पराग को उसकी असली जगह दिखा करके शेरनी की तरह गरजती वहां से चली आई। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। अब जिंदगी मुझे बहुत हंसी नजर आने लगी थी। पराग को सबक सिखाने के बाद जिंदगी थोड़ी खूबसूरत लगने लगी थी। अब भी लोगों को मेरी तरफ देखने का नजरिया नहीं बदला था। गांव के मनचले लड़के, आते जाते लड़के मुझ पर छींटा कसी कर जाते थे। मैं जिस किसी से बात करती थी, लोग मेरा नाम उसी के साथ जोड़ देते थे। इन सब चीज़ों से परेशान मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। बड़के भैया मुझ पर दूजा विवाह करने का दबाव बनाने लगे। अब उनको मैं कैसे समझाती कि मुझे विवाह के नाम से नफरत हो गई थी। समाज में मुझे कौन अपनाएगा, ये सोच करके मैं डर जाती थी। मेरी खूबसूरती से मोहित होकर के कोई शादी भी कर ले, मन भर जाने के बाद फिर मुझे छोड़ जाएगा। इन्हीं सवालों के झंझावत से मैं जूझती रहती थी। एक दिन बड़के भैया ने आकर के कह दिया, शाम को साधु
साधो को तैयार रखना, लड़के वाले आ रहे हैं देखने साधो को। मैं दरवाजे के ओंठ से सब सुन ली थी। मेरे नयन बरस पड़े, पर इस बार भैया और भौजी के खातिर खुद को तैयार कर चुपचाप अपने कमरे में जाकर के पराग की दी हुई निशानियों को संदूक में रखने लगी। आप सोचेंगे अब भी पराग? मेरा पहला प्यार था, अब प्रेम का अधिकार नहीं था, प्रेम वाला उलाहना नहीं था, पर पराग से प्रेम था। ये विचित्र जुड़ाव था मेरा पराग से, जो मैं उस वक्त भी जुड़ी थी। भौजी ने साधो साधो कह करके पुकारा। मैं झट से संदूक में सारा सामान रख करके दौड़ करके भौजी के पास गई। चल साधो, मेरी ये गुलाबी साड़ी पहन ले और थोड़ी लाली लिपस्टिक भी कर लेना, मेरी ननदो रानी। भौजी मुस्कुराती हुई चली गई। मैं इस बार अपने घर वालों का उम्मीद का दिया बुझने देना नहीं चाहती थी। मैं अच्छे से तैयार होने चली गई। तय समय पर लड़के वाले आए और मुझे देखते ही लड़के के पिता ने मेरा हाथ अपने बेटे जितेंद्र के लिए मांग लिया और हमारा छेका यानी कि रोका की रस्म भी करने की तैयारी करने को कहने लगे। बड़के भैया आनन फानन में सारी तैयारी करके मेरी रोके की रस्म पूरी कर दी गई। 10 दिन बाद मेरी शादी पक्की कर दी गई। मैं बस मूरत की तरह सबके साथ खुशियों में शामिल हुई जा रही थी। मेरी शादी के लिए भौजी ने गले लगा करके कहा, नंदो रानी अब रोना नहीं, अब जीवन की नई शुरुआत करो और अपने किए को पीछे छोड़ करके अपने आने वाले जीवन के मंगल गीत गाओ। दिल ने बचा कोई अरमान, नई रिश्ते भी लगते मौत का अगला फरमान। चाहत ना है अब आसमान पाने की, बस अब ना हिम्मत है एक ठोकर खाने की। मैं मन ही मन सोच करके भौजी के गले लग करके जी भर के रो ली। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी जितेंद्र के बारे में ज़्यादा जानने की। मैं बस अपने परिवार के लिए शादी कर रही थी। 10 दिन शादी की तैयारी में निकल गए। भाग्य का खेल देखिए, फिर उसी मंदिर में खड़ी थी जहां मैं पहली भी परिणय बंधन में बंध चुकी थी। मेरी जितेंद्र जी के साथ फेरे हो गए। विष्णु भैया ने मुझे रोते हुए विदा किया। भौजी ने साधो अपना काला अतीत भूल करके अपने आने वाले सुनहरे भविष्य का स्वागत करो। बड़के भैया ने मेरी सिलाई मशीन देते हुए कहा, तेरे भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। भैया इससे बड़ी सौगात क्या होगी, इसमें आप सबका प्यार छुपा है। मैं रोते रोते भैया के पांव पर गिर पड़ी। पागल, तेरी गलती की सजा तू भुगत चुकी है और खुद को सजा ना दे। तेरा भाई तुझे माफ कर चुका है। बस तू अपने घर से अच्छे से रच बस जाएगी तो मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करूंगा और माँ के सामने सर उठा करके कह पाऊंगा कि तेरी साधो बहुत खुश है। भैया ने भर्राए गले से मुझे डोली में बिठा करके विदा कर दिया। ससुराल पहुंच करके मेरा जोर शोर से स्वागत हुआ। मेरी सास में पहली बार अपनी माँ को देखा। भरोसा इतनी जल्दी कर पाना मेरे लिए मुश्किल था। सबक ही मुझे इतनी बड़ी मिली थी। मुझे फूलों से सजे कमरे में ले जा करके बैठा दिया गया। ये सुहाग सेज मुझे डराने के लिए काफी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आने वाले तूफान के लिए मैं तैयार नहीं थी। तभी जितेंद्र जी कमरे में दाखिल हुए। मैं झट से पलंग से उठ करके खड़ी हुई। साधना, आप बैठ जाओ, आप बहुत थक गई होंगी। शादी के रस्मों और भाग दौड़ में आप शायद मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाई होंगी। जितेंद्र जी ने बड़ी ही संजीदगी से कहा। हाँ, मैं ओ ना जाने क्यों मेरी घिघियाने लगी। कोई बात नहीं, मैं ही आपको बता देता हूँ। मेरी पहली पत्नी पुष्पा मेरे बच्चे को जन्म देते समय चल बसी। ना पुष्पा बची और ना मेरी होने वाली संतान। साथ ही साथ मेरे अंदर भी प्यार और मोहब्बत जैसे जज्बात को मार गई। अपने परिवार के दबाव में आकर के मुझे आपसे शादी करनी पड़ी। अपनी लाचारी और मजबूरी बताते हुए कहा। जितेंद्र जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं इतना बोल करके रो पड़ी। मुझे आपकी पिछली जिंदगी के बारे में सब पता है। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपकी खुशी का ख्याल रखना आज से मेरा पहला कर्तव्य है। जितेंद्र जी ने मुझे भरोसा दिलाते हुए कहा। जितेंद्र जी जैसे इंसान को पा करके अपनी किस्मत को इतराने का जी कर रहा था। मेरा अतीत मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। 3-4 दिन ससुराल में गुजारने के बाद मैं जितेंद्र जी के साथ पुणे चली गई। पुणे मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। मैंने आज तक पटना नहीं देखा था। अरे बिहार की
राजधानी और अचानक इतने बड़े शहर में मेरा आ जाना, यहाँ की गगनचुंबी इमारतों को देख करके मेरा सर चकराने लगता, तो कभी बड़ी मोटर गाड़ियों की आवाज़ से मैं डर जाती थी। मेरे इस घबराहट को जितेंद्र जी समझ चुके थे। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा करके बड़े ही प्यार से समझाया, साधना, माना कि आप गांव से आई हो तो क्या हुआ, मैं भी तो पहली बार गांव से ही आया था। अपने आप को धीरे धीरे तुम भी ढाल ही लोगी। अपने आप को छोटा और कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। बड़े ही प्यार से जितेंद्र जी ने मुझे समझाया। मैं जितेंद्र जी के ऑफिस जाते ही घर के काम को निपटा करके कुछ किताबें पढ़ने लगती। ऑफिस से जितेंद्र जी ना जाने कितनी बार फ़ोन आ जाता था। जितेंद्र जी मेरे प्रति इतना लगाव देख करके मेरा मन खुशी से झूम उठता। शाम को ऑफिस से आ करके थोड़ी ही देर सही मेरे साथ वक्त ज़रूर बिताते थे। मैंने जितेंद्र जी खूब बातें करना तो चाहती थी, उनकी सादगी देख करके डर जाती थी। मैं अपनी बेवकूफ़ी से जितेंद्र जी को खोना नहीं चाहती थी। इतवार को मुझे कपड़े सिलते देख करके बड़े ही आश्चर्य से कहा, साधना आप सिलाई जानती हैं? जितेंद्र जी मुझे ऐसे घूर रहे थे कि मैं डर गई। हाँ जी, मुझे बहुत ही अच्छी सिलाई आती है। गाँव भर के कपड़े मैं ही सिलती थी। मैंने भी डरते डरते जितेंद्र जी को बता दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप खाना बनाने के साथ ये भी काम कर लेती हैं, जितेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा। 3 महीने में पहली बार जितेंद्र जी को मुस्कुराते हुए देखा था। आप सिलाई का एडवांस कोर्स करोगी? उन्होंने मुझसे पूछा। मैं यहाँ कैसे कर पाऊंगी? मैंने घबराते हुए कहा। आप सब कुछ कर सकती हैं, मैं आपको कराऊंगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है साधना। जितेंद्र जी ने बड़े ही सधे शब्दों में अपनी बात कह दी। 3-4 दिन बाद मेरा दाखिला करवा दिया गया और 2 दिन इंस्टीट्यूट छोड़ने और लेने भी आए। उसके बाद मैं खुद ही आने जाने लगी। धीरे धीरे पुणे भी गाँव जैसा ही अपना लगने लगा। जितेंद्र जी भी अब अपने से लगते थे, पर उनके दिल पर अब भी पुष्पा दीदी की ही हुकूमत चलती थी। किस्मत मेरे ही सारी परीक्षा लेगा, मुझे पता नहीं था। अब मैं ज़्यादा सजने संवरने लगी थी, अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। जितेंद्र जी के दिल में अपनी जगह बनाने की मेरी हर कोशिश नाकाम ही रहती। मुझे जितेंद्र जी से प्यार हो गया था और बिल्कुल अलग एहसास था। कोई मेरी खूबसूरती पाने के लिए मेरी ज़िंदगी से खेल गया और किसी को मेरी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं था। मेरी कोर्स भी साल भर की हो गई थी। कोर्स भी पूरा होने में 6 महीने बचे थे। अब मैं जितेंद्र जी कुछ बदले बदले नज़र आ रहे थे। बदले जितेंद्र जी मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मेरे दिल में कुछ चुभ जाता। तभी हमारी सोसाइटी मीना रहने को आई। मीना जितेंद्र जी के साथ ही काम करती थी। मीना बहुत ही मॉडर्न और खुले विचारों वाली थी। जितेंद्र जी के साथ मीना की खूब बनती थी। मेरे घर अक्सर आया जाया करती थी। मुझे हमेशा कहती, साधना आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं भी हंस करके कह देती, आप कुछ और बताओ मेरे बारे में। बचपन से सबसे सुनती आई हूँ, साधु तू बहुत खूबसूरत है। मेरी बातें सुन करके जितेंद्र जी बस फीकी मुस्कान ही दे पाते और उस मीना के साथ गप्पे लगाने में मशगूल रहते। ये सब मुझे बहुत खलने लगा था और मीना का बार बार घर में आना चुभने लगा था। माँ जी का फोन आया, बेटा तीज व्रत आ गया है, तुम निर्जला और निराहार पूरे दिन रात रह लोगी ना? हाँ माँ जी, मैं आराम से कर लूँगी, आप चिंता ना करें। माँ जी ने सदा सुहागन रहो बेटा कह करके फ़ोन रख दिया। मैं फ़ोन रख करके सोच में पड़ गई, जितेंद्र जी से नए कपड़े कैसे मांगूं? साधना, कल शाम आप तैयार रहना, कुछ खरीदारी करनी है, हम कल बाजार चलेंगे। अनमने ढंग से बोलते हुए निकल गए ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुँचे ही जितेंद्र जी का फ़ोन आ गया। मैं जल्दबाजी से आपसे कह नहीं पाया। आपको उपवास के लिए जो भी चीज़ें चाहिए मुझे लिखवा दो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा और आप मीना के साथ जा कर के अपने लिए जो भी लेना हो ले लेना। मुझे मीना के साथ नहीं, आपके साथ जाना है, बोल करके फ़ोन रख दिया। दोबारा जितेंद्र जी का फ़ोन नहीं आया। मैं डर गई, कहीं उन्हें मेरी बातों से बुरा तो नहीं लग गया। शाम से पहले जितेंद्र जी ऑफिस से घर आ गए। मैं भी चुपचाप बिना कुछ बोले अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। सामने
से एक पैकेट बढ़ाते हुए, इसमें आपके लिए साड़ी और श्रृंगार का सारा सामान है। मैं ऑफिस से निकलते वक्त आपके लिए बाजार जा कर के खरीदारी कर ली, आप एक बार देख लो, अगर ना पसंद आए तो बता देना। बड़े ही गंभीरता से जितेंद्र जी ने सारी बातें कह दी। मैं खुश तो बहुत थी, लेकिन जितेंद्र जी के साथ बाहर जाने का मौका चूक जाने से थोड़ी उदास हो गई। साधना, आप तैयार हो जाइए, हम आज सिनेमा चलेंगे, सामने से आकर के जितेंद्र जी ने लगभग झकझोरते हुए कहा। मैं झटपट तैयार होकर के जाने ही वाली थी कि मीना आ धमकी। साधना, मुझे कोई जरूरी काम है आपसे, हड़बड़ाते हुए कहा। मुझे अभी पार्टी में जाना है, मुझे गुलाबी रंग की ही ड्रेस पहननी है, आप मेरी ड्रेस तैयार कर दोगी? सिलाई तो मेरी पहली पसंद थी। मैं झट से सिलने बैठ गई, ये भी भूल करके कि मुझे तो पहले जितेंद्र जी के साथ सिनेमा जाना था। 2 घंटे में मीना की ड्रेस सिल करके तैयार हो गई। 100 बार उसने मुझे शुक्रिया कह करके चली गई। जितेंद्र जी बिना कुछ मुझसे कहे चुपचाप अकेले सिनेमा चले गए थे। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देर रात जितेंद्र जी घर आए, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में लेट गए। मैं भी सोने की नाकाम कोशिश करती रही, नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरी और जितेंद्र जी की दूरी घटने के बजाय बढ़ रही थी। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, फिर भी कोई ना कोई गलती हो ही जाती थी। देखते देखते तीज का दिन भी आ गया। मीना सुबह से आ गई थी मेरा काम में हाथ बटाने। मैंने उसे मना भी किया। मीना जी अपने धुन की मतवाली थी, ओ भला कहाँ मानने वाली थी। मेरे साथ उसकी खूब बनने लगी थी। ऑफिस से छुट्टी ले करके मेरे काम में हाथ बटाने लगी। शाम को मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर हम दोनों ने साथ साथ पूजा भी किया। जितेंद्र जी शाम में ऑफिस से आए, तब पता चला उनकी बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने मीना को मेरा ख्याल रखने के लिए कहा था। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। माँ पार्वती और भोले बाबा मेरी अर्जी सुन लिए, मन ही मन उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। जितेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं समझ गई थी। तीज बीते भी अरसा हो गया था, ना मिट पाई 2 दिलों की दूरी। मैं जितेंद्र जी के साथ अपने दिल का हाल बांटना चाहती थी, पर वो अनजान बन मुझसे हमेशा मुंह मोड़ लेते थे। मैं भी एक दिन गुस्से में कह दिया, मुझे अपने गांव जाना है, भैया भौजी की बहुत याद आ रही है, मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ, आप तैयारी कर दो। बड़े ही मासूमियत से जितेंद्र जी ने मुझे जवाब दिया, वापसी की तुरंत मत लेना, मैं 1-2 महीने रुक करके आऊंगी। मैंने भी तुनक करके कह दिया, अच्छा बाबा, आप जब तक चाहो रह लेना, आप जब कहोगी तभी मैं आपको वापसी का टिकट करवा दूंगा। मुस्कुराते हुए इतना कह करके टिकट का बंदोबस्त करने निकल पड़े। मैं पांव पटकते रह गई, अपने ख्यालों में डर गई, कहीं जीवन भर मुझे यूं ही बिन प्यार के जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। मेरी मजबूरी है जुमा सिल लेने की, तुम्हारी आदत नहीं मेरी आंखों को पढ़ने की। जीवन भर इंतजार करूंगी, उप तक ना करूंगी, मौत के आने से पहले बस एक बार तुझसे लिपट करके रो लूंगी। टिकट का इंतजाम होते ही हम गांव के लिए निकल पड़े। मैं खुश तो बहुत थी, मन ही मन जितेंद्र जी से गुस्सा बहुत थी। अपना गुबार मैं निकाल भी नहीं पा रही थी। हम गांव पहुंच गए। ससुराल में इतनी दिन की बाद आई थी। सासू माँ स्वागत में पलकों बिछा के रखी थी। बेटा, इतने दिन कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे? जितेंद्र थोड़ा शांत और गंभीर लड़का है। पुष्पा के जाने के बाद थोड़ा बदल भी गया है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। प्यार से मेरे सर पर अपने ममतामयी हाथों से प्यार लुटाते हुए सासू माँ ने कहा। मैं सिसकियां भरने लगी। सासू माँ हड़बड़ा करके पूछ बैठी, क्या हुआ बेटा, तू मेरे बेटे के साथ खुश नहीं है? मेरी सिसकियां अब तो मेरे क्रुंदन में बदल गया था। सासू माँ बहुत देर तक लाड करती रही। थोड़ी देर बाद मैं खुद को संभालते हुए बोली, मैंने कभी माँ की ममता नहीं देखा, आज आपका स्नेह स्पर्श पा करके मेरा दिल भर आया। जितेंद्र जी के साथ मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। जितेंद्र जी कुछ दिन रह करके वापस पुणे जाने लगे। अपना ख्याल रखिएगा साधना और माँ का भी। कुछ दिनों के बाद मायके भी चले जाइएगा। अनायास ही मेरी आंखें भर आई और मैं आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? आप ही तो चाहती थी कि कुछ दिन यहाँ रुकना है और एक बात से
आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। बड़े ही संजीदगी से अपनी बातें जितेंद्र जी ने कहा। मैं फूट फूट करके रोने लगी। जितेंद्र जी ने मेरा हाथ थाम करके कहा, मैं आपकी हर तकलीफ समझता हूँ। आप इस तरह से रोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। आपके जिद के कारण ही आपको यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ। आप ऐसे रोगी तो माँ पिताजी घबरा जाएंगे। एक बच्चे की तरह पुचकारते हुए जितेंद्र जी ने मेरा सर चूम लिया। मैं अवाक उनको निहारते रह गई और वो मेरा हाथ छुड़ा करके जाने लगे। उनका जाने देना मेरे लिए इतना आसान नहीं था और ना ही मैं उनको रोक सकती थी। जितेंद्र जी चले गए। मैं ना अपने दिल की उनसे बात कह पाई और ना ही उनकी बातें सुन पाई। आज की तरह तब मोबाइल नहीं था कि झट से फोन उठाओ और अपने प्रीतम से बातें शुरू करो। मेरे एक पल भी काटना मुश्किल था। तभी 3 दिन बाद फोन की घंटी बजी। मैं दौड़ पड़ी। मुझे लगा था कि जितेंद्र जी का फोन होगा। हेलो कहते ही कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, बस इतना बोल पाई थी। फोन कट गया। मैं रो पड़ी। कुछ कर भी नहीं सकती थी। दोबारा मिला लिया, फोन लगा ही नहीं दोबारा। मैं समझ गई लैंडलाइन की गड़बड़ है। शाम को फिर फोन बज उठा। बाबूजी ने फोन उठाया। थोड़ी देर बाद आवाज लगाई, बहू जितेंद्र का फोन है। मैं भाग करके आ गई। बाबूजी के वहां से हटते ही मेरे शिकायत की झड़ी शुरू हो गई। आप फोन काट क्यों दिया? अरे बाबा नेटवर्क नहीं था, बड़े ही प्यार से जितेंद्र जी ने कहा। आप ठीक हो ना? मैं अपने परिवार में हूँ, मुझे क्या तकलीफ होने वाली है? मैंने भी इतराते हुए कहा। अच्छा चलो, आप अच्छे से रहना और मैं आपको लेने नहीं आ पाऊंगा, सपाट लहजे में जितेंद्र जी ने कहा। मैं भी लाल पीली होकर के फोन झट से रख दिया। मन ही मन तय कर लिया, बात ही नहीं करनी है। इन्हें मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे खुद ही गुस्से तड़पती और बात नहीं करने का प्रण लेकर के मायके आ गई। भैया और भौजी का प्यार और दुलार पा करके मैं बच्ची बन करके आनंद ले रही थी। इतने दिनों बाद भौजी के ममत्व में अपनी सवालों का बौछार होता था। मैं पागल खुद भी नहीं जानती थी अपनी भौजी से क्या कहती। साधो तू खुश तो है ना बेटा? पाहुन अच्छे से तेरा ख्याल तो रखते हैं? उनकी सवालों में मेरी लिए चिंता साफ झलक रही। भौजी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे जितेंद्र जी बहुत प्यार करते हैं और ख्याल रखते हैं। मैं सिलाई का एडवांस कोर्स कर रही हूँ। शायद मेरी आंखों की चमक भौजी और भैया की को मेरी भविष्य की चिंता से मुक्त कर दिया था। मैं भौजी के साथ अपना बगीचा जा रही थी। सामने से मास्टरनी काकी आती दिखाई पड़ी। मैं अपना रास्ता बदलने की कोशिश की। झट मेरे आगे आकर के खड़ी हो गई और उनका पुराना राग अलापना शुरू हो गया। मनहूस तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, तू फिर गांव आ गई। अब किस लड़के को फंसाएगी? अपने बातों से मेरे शरीर पर बिजली गिराने लगी। भौजी ने कुछ बोलना चाहा, मैंने चुप करवा करके भौजी को लेकर के अपने घर चली आई। साधु तू मुझे कुछ बोलने क्यों ना दी? आज उस मास्टरनी की सारी हेकड़ी मैं निकाल देती। भौजी का काली माई वाला रूप मैं वाकिफ थी, पर आज तो उन पर खून सवार था। भौजी इनका शुक्रिया मैं जीवन भर अदा करूंगी। इनके धोखे और छल के वजह से ही जितेंद्र जी मुझे मिले हैं। भैया मेरी शादी विधुर से कभी नहीं करवाते और ना ही मैं प्यार के सही मायने समझ पाती। मेरी समझदारी और जिंदगी को नए ढंग से देखने के नजरिए से भौजी अचंभित हो गई। मेरी बलाएं लेकर के अपनी आंसुओं को छलकाने लगी। काकी की आवाज ने मेरी और भौजी की चुप्पी को तोड़ा। अरे साधो, पाहुन का फोन है, भाग के जा, कुछ जरूरी बात करनी है। मैं खुशी से उछल पड़ी। भौजी और काकी को सामने मुस्कुराता देख करके मैं सकपका गई। मैं जल्दी से भाग करके फोन उठाई। हेलो, सामने से जितेंद्र जी। आप कम से कम एक बार फोन तो कर ही सकती थी। सामने से पहली बार शिकायती लहजा सुन करके मेरे दिल की तारें बज उठी। ओ मैं इतने दिन बाद मायके आई ना, मेरी आवाज ही नहीं निकलने लगी। कोई नहीं, आप ठीक तो हो ना? आप आ जाओ साधना। तड़पती आवाज सुन करके मेरा दिल रोने को होने लगा। आप मेरी टिकट का बंदोबस्त कर दीजिए, मैं आ जाऊंगी। मैं भी तड़प उठी। आप बाबूजी के साथ आ जाओगी? मैं दफ्तर से जल्दी अवकाश नहीं ले सकता, इसलिए मैं नहीं आ सकता आपको लेने, नहीं तो आ सकता।
परेशान हो करके कहा, मैं समझ गई, मैं बाबूजी के साथ आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। इतना बोल करके फोन काट मन ही मन मुस्कुराने लगी। मैं समझ ही ना पा रही थी जितेंद्र जी मेरे लिए तड़प रहे होंगे। अब जीवन में मुझे किसी भी चीज की कामना नहीं थी। मैं अपने ख्यालों में खोई, तभी भौजी ने छेड़ते हुए कहा, ख्यालों में ही पुणे पहुंच गई नंदो रानी। मैं झेंप गई और अपने कमरे में जा करके जितेंद्र जी से मिलने के दिन गिनने। 10 दिन बाद बाबूजी के साथ मैं पुणे जाने को निकलने लगी। भारी मन से भैया और भौजी ने मुझे विदा कर दिया। इस बार मिलन और जुदाई के दोनों भाव मैंने पहली बार महसूस किया था। मेरा दिल इस अनुभूति से अनभिज्ञ था। आज मैं अपने नयनों से आंसुओं को छलकने से रोकना नहीं चाहती थी। 2 दिनों का सफर तय कर जब मैं पुणे पहुंची, स्टेशन पर जितेंद्र जी की नजर आए। थोड़े कमजोर नजर आ रहे थे और बढ़ी हुई दाढ़ी बिल्कुल अस्वस्थ लग रहे थे। बाबूजी को प्रणाम कर मेरी तरफ उड़ती नजर से एक बार देखा और फिर मुझे वही बेरुखी नजर आने लगी। हम टैक्सी से घर जा रहे थे। मेरे बगल वाली सीट पर बैठकर धीरे से पूछा, कैसी हैं आप? मैं भी आंख तरेर करके देखा और नजरें घुमा करके खिड़की के बाहर देखने हुए सोचने लगी। हर बार एक ही प्रश्न, कैसी हो? सामने भली चंगी बैठी हो और क्या है ये? पता नहीं किस बात की खीज मेरे अंदर पैदा हो जाती थी। घर की अस्त व्यस्त स्थिति देख करके तो मुझे चक्कर आ रहे थे और गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब मेरे बिना रह नहीं सकते तो जाने ही क्यों दिया था। मन ही मन सोचते और खुद को कोसते हुए घर के काम निपटाने में लग गई। बाबूजी कुछ दिन रुक करके जाने वाले थे तो हमारी बातें फिर ना हो पाती। बाबूजी को शहर घुमाने और जितेंद्र जी के थोड़े शर्मीले स्वभाव होने के कारण हम आपस में कम ही बात करते थे। बाबूजी वापस गांव चले गए और मैं फिर अपने सिलाई के केंद्र जाने लगी। अब भी जितेंद्र जी मुझसे कटे कटे ही रहते। मैं कारण समझ पाने में असमर्थ थी। मीना को छोड़ करके मेरी कोई सखी सहेली नहीं थी। दिल की बात उससे मैं कह भी नहीं पाती थी। मैं खुद से लड़ती, निश्चय कर लिया आज जितेंद्र जी से बात कर ही लूंगी, पर बात नहीं कर पाई। जितेंद्र जी और मेरे बीच की दूरी का कारण मेरे समझ से परे था, पर दूर थे तो जितेंद्र जी के आंखों में अपने लिए प्यार और तड़प दोनों देखा था। मेरे अतीत के कारण जितेंद्र जी मुझसे दूर तो नहीं हो रहे थे। यही सोच सोच करके मैं मानसिक अवसाद का शिकार होने लगी। धीरे धीरे मैं कमज़ोर हो गई थी। मैंने सिलाई से भी मुंह मोड़ लिया था। जितेंद्र जी ने बहुत बार पूछा, आप ठीक हो ना साधना? मैं बस सिर हिला करके कह देती, हाँ ठीक हूँ। 1-2 बार मीना भी मेरे अंदर झांकने की कोशिश की। मेरे लब सिल ही गए थे। एक दिन घर के बाहर सब्जी लेते हुए मैं बेहोश हो करके गिर पड़ी। पड़ोसी ने अस्पताल पहुंचा करके जितेंद्र जी को खबर कर दिया। जितेंद्र जी दौड़ते हुए आए और मुझे अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा देख करके बदहवास हो गए। डॉक्टर से दौड़ करके मेरा हाल लेने लगे। आपकी पत्नी किसी मानसिक तनाव से गुजर रही है। डॉक्टर ने लगभग जितेंद्र जी को लापरवाही के लिए डांट लगा दिया। अब मुझे क्या करना होगा? मैं साधना जी को नहीं खोना चाहता। मैं पहले ही अपनी पुष्पा को खो चुका हूँ। डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए जितेंद्र जी रो पड़े। मैं उस वक्त उनकी हालत ना समझ पा रही थी। बस शून्य में एक टक लगा करके जीवन से पराग के साथ बिताए पलों को कोस रही थी। डॉक्टर ने जितेंद्र जी को प्यार और अपनापन जताने की सलाह दी और कुछ दवाई दे करके मुझे डिस्चार्ज कर दिया। जितेंद्र जी ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले करके मेरी देखभाल में जुट गए। मैं उनका प्यार और अपनत्व पा करके निढाल हो गई। धीरे धीरे मैं सामान्य हो गई थी। जितेंद्र जी ने बड़े ही स्नेह से मेरा हाथ पकड़ा। साधना जी, मैं अपने जीवन से गम को उछलते उछलते आपके प्यार और समर्पण को नज़रअंदाज कर बैठा। मैं समझ नहीं पाया मेरे साथ जो हुआ एक हादसा था, पर आप तो छोटे से जीवन इतना बड़ा विश्वासघात को झेला है। आपकी मासूमियत का किसी ने भरपूर फायदा उठाया है। मैं भी आपका साथ नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दे साधना। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जितेंद्र जी ने मुझे कहा, जितेंद्र जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं।
मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ, मेरा अतीत ही इतना घिनौना है, मैं आपसे अपने प्यार की भीख भी नहीं मांग सकती। मैंने सिसकते हुए कहा, आप मेरी प्यार और पूजा दोनों की हकदार हैं। मैं बस डर से आपसे दूर भागता था, कहीं पुष्पा की तरह मैं आपको भी ना खो दूं। पर मीना ने मुझे समझाया कि भगवान को साधना से तुम्हें मिलना था, इसलिए तुम्हें इतना बड़ा दुख दिया। मैं भी मानता हूँ मैं आपके लिए और आप मेरे लिए बनी हो। इतना कह करके मेरे पलकों से बहते आंसू को पोंछने लगे। मैं खुद को संभाल नहीं पाई और जितेंद्र जी के अंक में खुद को समेट लिया। आज महसूस की सागर गहराई, जीवन के दुखों को झेल करके तेरा साथ पाई। तू मेरा है ये बात अब मेरे समझ में आई, तेरा स्पर्श पा करके मेरी बेजान शरीर में नवप्राण आई। मेरे भी जीवन में अब सुख की बेला आई, अपने ही किस्मत पर मैं तो आज इतराई। उस दिन मैंने प्यार का एक अलग रूप देखा था और मन ही मन पराग को धन्यवाद दिया। अब मेरे जीवन के सुखद दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। मैं जितना भुगतना था भुगत चुकी, अब तो हंसी खुशी जीवन जीने के दिन आ गए थे। मैं अपने बीते दिन भूल करके जीवन के खुशियों को बटोरने लगी थी। जितेंद्र जी का प्यार मेरे लिए बहुत पाक था, जिसमें मैं ही थी, बस मैं। शादी के 2 साल होने को आए और मैं गर्भवती हो गई। ये खबर सुनते ही जितेंद्र जी घबरा गए। मैं मीना के साथ मिल करके उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की। जितेंद्र जी का डर उन पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं उनका डर निकालने के लिए गांव से माँ जी को अपने पास बुला ली। माँ जी खुशी खुशी गांव से आ गई। माँ जी के आते ही जितेंद्र जी का थोड़ा डर कम हुआ और थोड़ी मेरी तरफ से निश्चिंत भी। आप इससे 50 बार फोन पर हिदायत देने का सिलसिला थम गया और मेरी भी हंसी खुशी दिन बीतने लगे। 10वें महीने में मैं स्वस्थ बच्चे को जन्म दी। जितेंद्र जी अमन मेरे बेटे को गोद में लेते ही रो पड़े। मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आज साधो आपने दुनिया भर की दौलत मेरे कदमों में डाल दी। मैं जितेंद्र जी खुशी में खुश हो करके माँ जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे अस्पताल का मुंह मीठा करवाया गया और मुझे ढेरों आशीष दी। एक मीना मौसी बन करके फूली नहीं समा रही थी। सच मीना, मुझे छोटी बहन मिल गई थी। 2 दिन बाद मैं अस्पताल से घर आ गई और जितेंद्र जी ने मेरा जोरों शोरों से स्वागत किया। दिन खुशी खुशी बीतने लगे। माँ जी कुछ दिन बाद हमारे साथ रह करके वापस गाँव चली गई। अब अमन की जिम्मेदारी मैं और जितेंद्र जी दोनों मिल करके करने लगे। दिन पंख लगा करके उड़ने लगे और दिन साल बाद फिर से अमन के बाद रमन की अम्मा बन गई। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना ना था, पर दिल में एक टीस रह गई। मेरे घर में गुड़िया नहीं आई। अब तो परिवार भी पूरा हो गया था और कभी गांव और कभी पुणे करते मैं खुश थी। अब अमन की स्कूल में दाखिला करवा दिया तो गांव जाना कम हो गया था। अमन को स्कूल से लेकर के लौटते आते वक्त एक जगह भीड़ देख करके मैं रुक गई। तभी मैंने एक बाइक गिरी देखी और बगल में एक आदमी गिरा हुआ था। मैं अपने रिक्शे से उतर करके भीड़ को चीरते हुए उस आदमी के पास पहुंच गई। कुछ आदमी की मदद से मैंने उस ऑटो रिक्शे वाले को कहा, आप इसे अस्पताल लेकर के चलो। मैं भी दूसरा रिक्शा लेकर के साथ चल पड़ी। मैं अस्पताल पहुंच करके उसकी दाखिला की सारी और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैं जैसे ही उसके वार्ड में पहुंची, मैं ठिठक गई। सामने बिस्तर पर पराग पड़ा था। अब खतरे से बाहर था। मुझे देख करके पराग भी भौचक्का रह गया। मैं चुपचाप बिन कुछ कहे वहां से चली आई और जितेंद्र जी को सारी बातें बता दी। जितेंद्र जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आपने एक मुसीबत में फंसे इंसान की जिंदगी बचाई है। क्या फर्क पड़ता है कि वो इंसान पराग था। मैं हमेशा आपकी मासूमियत पर मरता था और आज मुझे आप पर गर्व महसूस हो रहा है। मैं ना चाहते हुए पराग की मदद करने के लिए अपने आप को कोसे जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरे दरवाजे की काल बेल बजी। मेरा दरवाजा खोलते ही सामने एक औरत खड़ी थी। मेरा नाम शिखा है। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हाथ जोड़ करके मेरा आभार प्रकट करते हुए कहा, मैं एक गिरे हुए इंसान की मदद की, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपने आप को झल्लाते हुए कहा, क्या कहा आपने? शिखा ने बड़ी गंभीरता से मुझे देखते हुए कहा, कुछ नहीं,
मैंने तो बस मदद की थी, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। मैंने अपनी बात को छुपाते हुए कहा। मैंने शिखा को अंदर बुला करके चाय नाश्ता करवाया और उसे खुशी खुशी विदा किया। शिखा स्वभाव की बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई महिला लगी। मैं सोचने लगी, इसे यहाँ आने से पहले क्या पराग ने हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढती और उसमें और उलझती जाती। जितेंद्र जी को बताया, आज पराग की पत्नी आई थी। मैंने थोड़ा झिझकते हुए जितेंद्र जी को बताया, बड़ा अजीब इंसान है ये पराग, अपनी बीवी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। जितेंद्र जी ने थोड़ा क्रोधित होते हुए बोला। जितेंद्र जी को क्रोध में देख करके मैं सहम गई। बात आई गई हो गई और कुछ दिन बाद मेरे घर के दरवाजे पर पराग को खड़ा पाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बड़े ही शालीनता के साथ बोला। हाँ, मैं डर गई थी, पास पड़ोस के लोग देख करके मेरे बारे में बातें बनाएंगे। मैं हड़बड़ाहट में हाँ बोल करके पराग को घर के अंदर बुला लिया। साधो, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी माफी के काबिल नहीं हूँ, पर उस वक्त मैं बहुत मजबूर था। घर वालों के आगे मैं बेबस था। चिराग भैया के असमय निधन हो जाने से मैं अपने माँ बाप के आगे तुझे अकेला छोड़ दिया। पराग रूंधे गले से बोले जा रहा था। पराग, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ना प्यार ना नफरत। मैं तुम्हारे कारण जितेंद्र जी को पाया है और मैं अपने जीवन से पराग नाम के काला अध्याय फाड़ करके फेंक चुकी हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ पराग, और यहाँ कभी मत आना। मैंने डपट करके उसे अपने घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। शाम को जितेंद्र जी के ऑफिस से आते ही मैंने सब कुछ बता दिया। पराग पर जितेंद्र जी को बहुत गुस्सा आया। अगली बार मैं उसको सबक सिखा दूंगा, जितेंद्र जी ने भड़कते हुए कहा। पराग आपका और मेरा रिश्ता खराब करना चाहता है, हमारे बीच शक के बीच डालना चाहता है, मैंने रोते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता साधो, मैं आपकी खूबसूरती नहीं बल्कि आपकी बेईमानदारी, मासूमियत और भोलेपन से प्यार करता हूँ। अब हम पराग को मिल करके सबक सिखाएंगे। आप उसकी दोस्ती के रिश्ते को स्वीकार कर लेना। हम उसे गांव में सबके सामने जलील करके आपके सम्मान वापस लाएंगे, मेरी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। कुछ दिन बाद पराग फिर से आ धमका। साधो, मैं तुझे नहीं भूल पा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। हम अब एक अच्छे दोस्त की तरह क्यों नहीं रह सकते? पराग ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। पराग, इस तरह से तुम्हारी और मेरी दोनों की शादीशुदा जीवन तहस नहस हो जाएगी, मैंने समझाते हुए कहा। साधो, कुछ नहीं होता, अब तुम मिली हो तो तुम्हें खोना नहीं चाहता, पराग अधीर हो करके बोला। उसकी व्याकुलता देख करके साधना हंस पड़ी। तुम हंस क्यों रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। थोड़ा गुस्सा हो करके पराग ने अपनी नाराजगी जाहिर की। पराग, मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूँ, मैं अपने पति और परिवार से बहुत खुश हूँ। तुम शायद अपनी गिरी सोच से आज तक ऊपर नहीं उठ पाए हो। मैंने तुम्हारी पत्नी को सब बता दिया है, उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए अब भी फोन पर तुम्हारी और मेरी सारी बातें शिखा सुन रही है। मैंने भी अपने अपमान का बदला ले लिया। साधो गांव की मासूम और कमजोर लड़की नहीं है, मैं जितेंद्र जी की पत्नी हूँ। अच्छा हुआ तुमने अपना एक घिनौना चेहरा दिखा दिया। गांव में मेरे भैया और भौजी का अपना सम्मान वापस मिल जाएगा। पूरे आत्मविश्वास से भरे लहजे में पराग को जवाब दिया। पराग मेरे बदले तेवर देख करके घबरा गया। देख साधो, मैं तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दूंगा। मैं जितेंद्र को बोल दूंगा कि तुम मेरे साथ साथ कितने लोगों के साथ मजे की हो। पराग चिढ़ते हुए बोला। मैं ताली बजाते हुए बोली, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है, जितेंद्र जी सब जानते हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। पराग अपना मुंह लेकर के मेरे घर से निकल गया। मैं साधो अपनी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत करके अपनी जीत पर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।